ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई रैंडम लड़की को कोई पिक करके बोले कि भाई तुमने मार दिया। इनको 57 इयर्स की कैद हुई है। 16 नवंबर को मैं गई हूँ, 2 दिसंबर को मैं अरेस्ट हो गई कि मुझे स्टिक से मारते थे, तो मुझे डराने की कोशिश करते थे। 5 साल हो रहे मैंने अपनी 3 बहनों की शक्ल नहीं देखी है। पूरा का पूरा कोर्ट गलत है। मेरी क्या गलती थी? एक एनआईसी देने की गलती। उन्होंने मुझे स्टिक से मार मार के मेरी बैग की, मुझे नहीं पता मेरी शर्ट कब फट गई, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पता मुझे। वो कहते हैं ना, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यू आर प्रूवन गिल्टी। माय डार्लिंग, ऐसे तो आप पूरे पाकिस्तान की जुडिशियल सिस्टम पे उंगली उठा रही हैं। एक दिन आएगा मैं आऊंगी वापस। आज आप सोच रहे होंगे कि आज हम कहाँ हैं। वेल, हम एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे लोग आने से घबराते हैं, और जो लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं वो सोचते हैं दिन रात कि हम यहाँ से कब बाहर जाएंगे। इस जगह का नाम ही लेते हुए इंसान थोड़ा घबरा जाता है कि भाई क्या हो रहा है और क्यों गए वहाँ पे। आज हम सेंट्रल जेल विमेन में मौजूद है, और आज हमारे साथ एक ऐसी कैदी है जिनकी एक बड़ी अनयूजुअल सी, एक डिफरेंट सी स्टोरी है, और हम उनकी कहानी उनकी ज़बानी सुनेंगे। सो मैं आपको मिलवाना चाहूँगी उज़मा से। अस्सलाम वालेकुम, और कैसी हैं आप उज़मा? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। अच्छा उज़मा, आप मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, कौन है उज़मा? और आप माशाल्लाह से इतनी सोफिस्टिकेटेड और पढ़ी लिखी लग रही हैं मुझे, आप यहाँ पे कैसे? मैं बेसिकली मास्टर्स कर रही थी साइकोलॉजी में, कराची यूनिवर्सिटी से। अच्छा उज़मा, ये बताएं कि आपने वाकई में जो आपका क्राइम है, कत्ल और किडनैपिंग, वो किया था? नहीं, वो मैंने नहीं किया, और मुझे इसमें फंसाया गया है। और जो चीज़, जैसे ज़ाहिर है मैं एजुकेटेड पर्सन हूँ, तो कोर्ट में जब जिस टाइम पे हेयरिंग्स होती थी, मेरी पूरी तवज्जो उस पे होती थी क्योंकि मेरी लाइफ का सवाल था। तो जब मैं देखती थी कि जब कोई एविडेंसेस नहीं है, प्रूफ्स नहीं है, फिर भी जो है केस मेरे उसमें बिल्कुल चल रहा था, तो मैं बिल्कुल रिलैक्स थी कि जाहिर सी बात है, जब मैंने किया ही नहीं है तो एविडेंस भी नहीं है, प्रूफ भी नहीं है, कोई आई विटनेस भी नहीं है, तो ये लोग मेरे ऊपर कुछ भी नहीं डाल सकते। पूरा 3.5 साल मेरा केस चला है। पूरे केस में किसी को भी ये बात नहीं पता थी कि जो है ये लड़की दिखती कैसी है, क्योंकि मैं प्रॉपर हिजाब करती हूँ, घर से करती आई हूँ, तो मैं वहाँ भी करती थी। और मैंने स्पेशल परमिशन ली थी कि मैं नहीं करूँगी अपने आप को डिस्क्लोज़, क्योंकि मेरा केस जो था वो असेंबली में चलता था, तो बहुत हाइलाइट्स होता था, बहुत लोग होते थे जब मेरा केस चलता होता था, पूरा कोर्ट रूम बंद होता था, बहुत लोग होते थे उसमें, स्टूडेंट्स भी बहुत आते थे। सिर्फ इस वजह से कि एक कराची की पढ़ी लिखी लड़की गांव देहात के वडेरे को जाकर दोस्ती करके मर्डर कैसे कर सकती है, जबकि दोनों की लैंग्वेज चेंज है। मैं प्योर उर्दू स्पीकिंग, वो प्योर सिंधी। उसको मेरी ज़बान नहीं आती, मुझे उसकी ज़बान नहीं आती, फिर भी मैं दोस्त थी उसकी। कैसे? ये मेरे सवाल हैं जो कि मैं जज से भी पूछती रह गई, उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिए इनके। मेरे कोई प्रूफ नहीं है कि मैं वो लड़के से मिली हूँ, वो लड़के के पास गई हूँ। इवन कि मैं अभी 5 साल मुझे यहाँ पर हो रहे हैं, मैंने उस लड़के की तस्वीर भी नहीं देखी, वो दिखता कैसा है मुझे ये भी नहीं पता। डिटेल में अब हम थोड़ा सा जाते हैं कि आप पे जो किडनैपिंग एंड मर्डर, जी और किसका है, वो वडेरा है कोई जी। सिंध का। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई रैंडम लड़की को कोई पिक करके बोले कि भाई तुमने मार दिया? ऐसे कैसे हो सकता है? सही, आपका सवाल बिल्कुल सही है। कोई मतलब ठीक है, एक दो एविडेंस आपके खिलाफ मतलब जा रहे होंगे, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है दैट यू आर कन्विक्टेड फॉर 57 इयर्स? इनको 57 इयर्स की कैद हुई है यहाँ पे, और जी। ये 5 साल अपने गुजार चुकी हैं। लेकिन मैं कंफ्यूज इस बात पे हूँ, कोई तो लिंक होगी ना आपकी, और आप थोड़ा सा बताएं अपने अरेस्ट के बारे में। व्हेन वर यू अरेस्टेड एंड व्हाई वर यू लिंक्ड? आप क्यों लिंक हुए थे इस वडेरे के साथ? और मेरा जो था पहले से ही इरादा,
क्रिमिनल साइकोलॉजी में मास्टर्स करने का, तो ऑब्वियसली मेरा So, माइंड उस आप तरफ चल रहा था। सॉरी टू कट यू, आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं, जी बिल्कुल। तो फिर आप नार्सिसिस्टिक और साइकोपैथ ट्रेट से आप वाकिफ होंगी। जी बिल्कुल। तो मैं कैसे मान लूं कि आप नार्सिसिस्टिक और साइकोपैथ नहीं है, कि क्योंकि आप एक्सपेरिमेंटल तो कुछ नहीं होता ना, उस टाइम पे तो हम पढ़ रहे थे तो ना। ज्यादा से ज्यादा क्रिमिनल्स तो यही करते हैं ना, तो कि वो क्रिमिनल्स करते हैं ना, स्टूडेंट्स नहीं करते, क्रिमिनल्स करते हैं। आई एम नॉट अ क्रिमिनल। कहते हैं ना, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यू आर प्रूवन गिल्टी। आप गिल्टी प्रूव हो चुकी हैं कोर्ट में। जी बिल्कुल। तो चले, एक इदारा गलत है, दो इदारे गलत है, पूरा का पूरा कोर्ट गलत है? जी बिल्कुल। ऐसे कैसे हो सकता है? जाहिर सी बात है, जज मुझे है पता है। वो कोई हाँ प्रूफ वो देख के वो करते हैं, ऐसे बिल्कुल कैसे हो वो जज सकता है? है, आपकी बात बिल्कुल सही मैं है। मान नहीं सकती कि जुडिशियल सिस्टम ऑब्वियसली इतना रॉन्ग हो सकता है। ऑब्वियसली आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं, मैं इस बात को नहीं कहूंगी, ना मैं डिनाई करूं आपकी किसी बात को। जिस तरीके से केस बनाए जाते हैं, कोई भी ये नहीं देखता। जैसे कि आपने डायरेक्ट बोला आप कॉन्विक्ट हो चुकी, आप गिल्टी हो चुकी हो, लेकिन क्या आपने ये देखा कि गिल्टी होने के लिए कितने प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है? जिस Sweetheart, टाइम पे मैं अरेस्ट हुई, माय डार्लिंग, ऐसे तो आप पूरे पाकिस्तान की जुडिशियल सिस्टम पे उंगली उठा रही हैं, इसीलिए तो मैंने कहा कि क्योंकि मैं ज्यादा हम आपको अपने महफूज केस के बारे में हम नहीं बता महफूज सकती। यूं ही है कि कि हमारा एक जुडिशियल सिस्टम है, हमारा एक प्रोसेस है। मुझे अभी भी एक बात पे कंफ्यूजन है कि चले, अगर आपको रॉन्गली कन्विक्टेड किया है किडनैपिंग और कत्ल के केस में, तो आप ही को क्यों पिक किया? बताएं, कोई ऑफिस से आपका कोई लिंक बना उसके तो साथ? यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ, मैं इसी तरफ आना चाह रही हूँ। मेरी कोशिश यही है आपको बताया जाए कि कौन से वेज वो होते हैं जो जहाँ से लड़कियाँ ट्रैप हो जाती हैं। कैरी ऑन करते हैं, आप अपनी स्टोरी बताएं। आप क्रिमिनल साइकोलॉजी स्टडी कर रही थी, इसके बाद क्या हुआ? थर्ड ईयर में क्रिमिनल साइकोलॉजी हमें सजेस्ट की जाती है कि आपने कौन सी लेनी है, हम उनको बताते हैं कि हमने ये लेना है। फोर्थ ईयर में हमें उसके बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक ठीक है, क्योंकि मास्टर्स की डिग्री आपको जब मिलेगी फोर्थ ईयर में। आप मुझे थीसिस करना था इस चीज़ पे कि 9 to 5 की जो लड़कियां जॉब करती हैं, 9 to 5 और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करती हैं, उनको किन किन चीज़ों से मसाइल से गुजरना पड़ता है। और फिर जब वो जाती हैं ऑफिसेज में, तो बॉसेस हो गए या उनके कलीग्स हो गए, कैसे कैसे उनको फेसेस करने पड़ते हैं, काम सीखना है या कुछ भी करना है, वो ठीक चीज़ है। उन्हें कैसे देखनी पड़ती है। मेरे फादर को बेसिकली था कैंसर चेस्ट का। मैं लियाकत नेशनल हॉस्पिटल से उनका इलाज करवा रही थी। उसी डॉक्टर को मैंने बोला, मैंने कहा मेरा थर्ड ईयर है, मेरे बाबा इस कंडीशन में, हम नहीं कर सकते, मुझे मेरी हेल्प करें, मैं कैसे अपना थीसिस कंप्लीट करूं, क्योंकि हमने कभी जॉब के हम बाहर ही नहीं निकले कभी। और कितनी बहनें हैं? हम 6 बहनें, ओ, 6 बहनें, कोई सैयद भाई नहीं फैमिली है? से ताल्लुक है नहीं, और हिजाब के पूरे प्रॉपर आप उसमें रहते सैयद हैं। फैमिली से हैं, जी माशाल्लाह। बिल्कुल। तो हमें हमारे घर में कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं कि कोई लड़की जॉब करने जाए, क्यों जाए, कि माशाल्लाह से फाइनेंशियली सब कुछ सपोर्ट बाबा मेरे करते हैं। उस टाइम पे जब हम वहाँ गए, उन्होंने मुझे बताया कि हमारे जो फैमिली, जिस तरह से फैमिली डॉक्टर होते हैं उसी तरह फैमिली पेशेंट्स भी होते हैं ना, उनका ऑफिस है यहीं पर सायमा टावर में। तुम ऐसा करो वहाँ चली जाओ, तुम्हें वहाँ से थोड़ी जो भी तुम मतलब कर सकती हो वो कर लो। वो मेरे जानने वाले हस्बैंड वाइफ वो दोनों थे। मैंने बोला ठीक है, उन्होंने वहीं बुलवा के मुझे मिलवाया। मैंने अपने घर में आके बात की, क्योंकि मेरे फादर की डेथ हो चुकी थी, मेरी वालदा इद्दत में थी। ओ, डिसीजन कौन ले? मेरे जो ताया अब्बू के बेटे हैं वो बड़े हैं फिलहाल, वो हमें टेक केयर कर रहे थे। मैंने उनको ही बोला, उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा जब तक अबू थे जब तक बात अलग थी, अब आप बाहर नहीं जा सकती, भले आपकी एजुकेशन है, भले कुछ भी हो, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। तो उनको ये चीज़ की समझ नहीं थी। मैं अपना करियर ख़राब नहीं करना चाहती, मैं अपना फ्यूचर को ख़राब करूँ। मेरे अब्बू चाहते थे कि मैं इधर ये चीज़ पे वो करूँ, तो मैं भी करूँ। राइट। मैंने उनको किसी भी तरीके से कन्विंस किया, भाई आप चलना, रोज़ मेरे साथ चलना, थोड़ी देर भी भले चलना, अगर आपको माहौल सही ना लगेगा भाई हम नहीं जाएंगे, जैसा आप बोलोगे हम वैसा ही करेंगे। भाई ही मुझे लेके जाते थे। इवन कि मुझे ये भी नहीं पता था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मेरे घर से उस रूट पे कौन सी बस जाएगी। उन्होंने मुझे बोला ग्रीन बस जाएगी। मैंने बोला पता नहीं कौन सी ग्रीन बस है, आएगी कैसे, जाएंगे कैसे, उसको बोलेंगे क्या, ये सारे प्रोसीजर बाद में।
अब जब इतनी सारी चीज़ें थी तो मैं वहाँ गई हूँ, उसने मुझे बोला कि हम आपको थोड़ी देर के लिए देंगे, बिल्कुल आप बैठें, 2 घंटे बैठे, 3 घंटे बैठे, आप सवाल भी कर सकती हैं, इनसे पूछ सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं। तो मेरे भाई ने बोला कि जब तुम्हें जाना होगा मुझे फ़ोन करना, मैं आऊँगा तुम्हें लेने, तो वैसे मैं ऑफिस में तो तुम्हारे किस कैसे बैठूँ? टाइप की जॉब थी वो? कुछ भी नहीं था, कंप्यूटर ऑपरेट थे वहाँ पर, और डेटा एंट्री थी, जैसे मैनुअल था उनको कंप्यूटर पे रिकॉर्ड करना था। अगर डेटा एंट्री ऑपरेटर, जी, ठीक है। इस तरीके की थी वो। तो मुझे तो इस चीज़ का कुछ आइडिया ही नहीं था कि ये क्या है। मैंने बोला ठीक है, कोई मसला नहीं है। उसने बोला मेरी मिसेज़ जो है ना ये तुम्हें हेल्प आउट करेंगी, और आप ऐसा करना कि जो भी ये मतलब आपके साथ काम करवाएँ। उसने मुझे ये बोला कि तुम्हारा मोबाइल रिसेप्शन पे जमा होगा। अच्छा। तो मैंने अपने भाई को बोला कि इससे होता है क्या, किसी का मोबाइल रिसेप्शन पे जमा हो, इससे हम कैसे अपना पर्सनल मोबाइल जमा कराएँ? उन्होंने बोला हाँ, कोई-कोई ऑफिसेज़ करते हैं, क्या पता होता हो को, हम्म। तो तुम करा दो, तुम्हें क्या है? मैंने बोला सही है, मैं करा देती हूँ। मैं रिसेप्शन पे जमा करा के आई। उसमें मैंने बोला आप रोज़ इसमें सायमा टावर में एंट्री के लिए हमें पासेस की ज़रूरत और होती ये है, हम साइमा वेट टावर करते थे। कौन सा वाला है? सिंध सेक्रेटेरिएट के सामने जो है और ग्रीन सैलरी बिल्डिंग। कितनी दे रहे थे? सैलरी कैसे देंगे? मैं तो थीसिस पे जा रही थी। अच्छा, ये आपका वो इंटर्नशिप टाइप था? वॉलंटियर टाइप जैसे। वॉलंटियर था, अच्छा अच्छा। मुझे सिर्फ उनके वो देखने थे कि आप लोग को क्या। क्या करते हैं? अच्छा, मोबाइल जमा कराओ फिर। मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने कहा चलो मैनुअली बंदा लिख लेगा और क्या करेगा जब हम्म। मोबाइल में नहीं कर सकते। फिर मैं उनको बोली हूँ ठीक है आप लोग ऐसा, तो उन्होंने कहा आपको एनआईसी दे, हम आपका कार्ड बनवा के दें ताकि आपको एंट्री करते टाइम नहीं लगे कि हम ऊपर से आपको नीचे लेने आए और फिर आप वो करो। ठीक है। मैंने बोला सही है, मैंने दे दिया। अब मुझे वहाँ मेरी जहाँ मिस्टेक है वो मुझे पता है ये मिस्टेक है, मैंने ओरिजिनल एनआईसी उनको दिया अपना, ठीक है। कि आप पास बनवा के मुझे दे दें। मुझे तो ये पता है ना, अभी मैं डॉक्टर के रेफरेंस से आई हूँ, ये बंदे को वो जानते हैं और ये बंदे जो है मिसयूज नहीं करेंगे। उन्होंने 5 डेज मेरा एनआईसी रखा, मुझे वापस कर दिया, उसके साथ मुझे पास बना के दे दिया। मैं बोलती सही है, रोज आएंगे। 16 नवंबर को मैं गई हूँ, 2 दिसंबर को मैं अरेस्ट हो गई हूँ। ओके, और जब बीच मैं में लिंक क्या था मुझे? कुछ भी नहीं था, यही 5 दिन थे जो मैं वहां गई थी। 16 नवंबर को गई हूँ, 5 दिन मैंने वहां गुजारे। वो जब पास बन के आए, तो आपके एनआईसी से? उन्होंने रेंट कार इशू करवाई, उन्होंने रेंट कार इशू करवाई कराची से। हाँ। वो लेके गए मीरपुर। ठीक है। मीरपुर में जाके उन्होंने अगवा किया, लड़का लड़का अगवा करके उन्होंने डोंट नो मर्डर किया है नहीं किया। ये सब कुछ करने के बाद वो सब पता नहीं कहाँ चले गए, मुझे नहीं पता। जब मुझे टीम अरेस्ट करने आई है तो वो मीरपुर खास की पुलिस आई थी सिविल ड्रेस में, कोई फीमेल उनके साथ नहीं थी। अच्छा। रात के 3 बजे जब वो आए, मैं, मेरी दोनों सिस्टर और मेरी वालदा, हम चारों तहज्जुद की नमाज के लिए उठे हुए थे। हमारे घर की डोरबेल इतनी 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 बजी तो मेरी सिस्टर ने, तायाबू को ऊपर वाले पोर्शन में रहते, उनको फ़ोन किया उनके बेटे को कि कोई डोरबेल बहुत बजा रहा है, पता नहीं कौन। उसने बोला आप नहीं खोलना, मैं खुद ही देखूंगा कौन आया है। हमने बोला सही है, हम तो जाते ही नहीं डोर पे। फिर हमने बोला सही है, वो गए हैं तो उन्होंने बजाय उसको वो करने के, वो इतनी तेजी से सब अंदर आए जैसे आते पुलिस अंदर, हम्म। इतने लंबे लंबे आदमी, हम तो सारे ऐसे ऐसे उसको देख रहे हैं। फिर हमने बोला पता नहीं क्या हुआ है। उसने, उसमें जो भी एक आदमी था उसने बोला जिसके मोल है ना फेस पे बस उसको उठाओ। अच्छा। भाई वो सब एक दूसरे को देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं। मेरी वालदा तो पूरी पर्दा करती हैं, वो तो बिल्कुल भी नहीं आती किसी के सामने, तो वो तो देखनी इतने बड़े बड़े आदमी कौन है, पता नहीं कहाँ से आ गए। उन्होंने मेरा हाथ यहाँ से पकड़ा, ये लड़की के मोल है, तो गई इसको लेके चलो। मेरे एनआईसी के इतने बड़े बड़े पोर्ट्रेट उन्होंने निकाले हुए थे प्रिंट आउट। मैं उनके हाथों में सिर्फ अपने एनआईसी की जो है वो पिक्चर्स देख रही थी। मैं बोल रही हूँ मेरा एनआईसी की इतनी बड़ी बड़ी पिक्चर्स इन्होंने कैसे निकाली हुई है, इनके पास कैसे आ गया। मैं बस ऐसी शॉक में उनको देख रही, मेरी वालदा वहीं मेरे पास ही बेहोश हो गई। वो वहाँ नीचे गिरी है, मेरी दूसरी बहन उनको उठाने लगी। उन्होंने मुझे 1 मिनट भी ये नहीं बोला कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, बस वो ऐसे मुझे घसीट के लेके जा रहे हैं। मैंने बोला सर कौन है आप, मैं अपने भाई को आवाज़ दे रही हूँ। मेरे भाई ने बोला मेरी बेटी है ना, आप कहाँ लेके जा रहे हैं, आप ऐसे कैसे ले जा सकते हैं? हमारा पूरा जहाँ पर हम लोग रहते हैं वो पूरा एरिया सब उठ गए, सब आ गए, सब बोले इससे क्या हो गया,
ये लड़कियां तो बाहर ही नहीं निकलती, आप ऐसे कैसे लेके कह रहे हैं हम इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके जा रहे, उसके बाद हम आएंगे, इसको छोड़ के जाएंगे। उसने बोला हम ऐसे तो नहीं ले जाने देंगे, आधी रात को कौन सी इन्वेस्टिगेशन होती है, और हमारी बहन नहीं जाएगी। सबको पता है कि हमारे घर का माहौल ही ऐसा नहीं है कि किसी आदमी से बात करना तो दूर की बात। वो मुझे लेट नाइट लेके गए, यहाँ से लेके गए, मेरे तायाबू के बेटे को भी साथ लेके गए। वो हमें ले गए, अब हमें यही नहीं पता वो है कौन। जो मेरे बाकी कजन्स थे वो गए थाने के में कि भाई ऐसे कैसे अरेस्ट कर लिया, आपको हमें बताना चाहिए, हम पुराने हैं, हमारे घर में ऐसे कैसे कोई घुस के हमारी बहन को उठा के ले गया। उन्होंने कहा हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि कोई आएगा अरेस्ट करके जाएगा। ये सब चीज़ें तो बहुत दूर की बात है। पुलिस की वर्दी देख के मेरे अब्बू कहते थे जहाँ पुलिस खड़ी है ना वो गली से नहीं गुजरना। हम तो इस ऐसे हमारे अब्बू ने हमारे दिमाग में डाल। अब मैं उनको देख रही हूँ, वो मुझसे पूछे जा रहे हैं, इसको जानती हूँ, उसको जानती हूँ, उसको जानती हूँ। मैं बोल रही हूँ मैं किसी को नहीं जानती। अब सब सिंधी में बात कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ पता नहीं कौन सी जबान बोल रहे हैं, कौन सी दुनिया के लोग हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता। आपको सिंधी नहीं आती? नहीं, कैसे आएगी, आप हमारे घर में कोई सिंधी उर्दू नहीं, स्पीकिंग है? उर्दू स्पीकिंग है। हाँ। मैं उनकी शक्ल देख रही हूँ, मुझे सिंधी में बोले जा रहे, मैं उनको चुप देख रही हूँ। फिर उसमें से किसी ने बोला कि शायद इसको सिंधी नहीं आती है, ये बिल्कुल ब्लैंक शो कर रही है। फिर उसने बोला तुम्हें उर्दू आती है, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने बोला मुझे अम्मी के पास जाना है। उस टाइम पे मुझे और कुछ समझ नहीं आई, मैं यही बोल रही। वो लोग वहाँ से ले गए, थाने वाले कह रहे हैं हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, कैसे बताएंगे। उन्होंने बोला फिर आप अगवा की रिपोर्ट काटें। सुबह के 5 बजे मेरी अगवा की रिपोर्ट उसी थाने में कटी है। बगैर एफआईआर अरेस्ट हुआ है आप? जी, एफआईआर नहीं थी मेरे ऊपर, कुछ भी नहीं था। उन्होंने सिर्फ ऐसे ही बोला कि ऐसे ही उठाओ। ये सब चीजें मुझे दौरान केस पता चली हैं। मुझे तो केस और ये को आपके वकील ने जेल, बताया, मेरे मतलब आगे लॉयर ने, प्रेजेंट किया? हाँ मेरे लॉयर ने हर चीज रिप्रेजेंट की। इवन कि जिस टाइम पे हमने जिस अपने एरिया के थाने में जिसको बोला था, वो रजिस्टर तक जज ने मंगवाया था कोर्ट में। उस रजिस्टर में सारे दिन की एंट्री है, उस दिन की एंट्री नहीं है। तो ये कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन ये मेरे साथ हुआ है। ये कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, मैं मान सकती हूँ, लेकिन ये मेरे साथ हुआ है। मैं इसको कभी नहीं भूल सकती। मैं जज को बोलती रह गई हूँ। मेरे बिहाफ पे 25 NIC जमा थे जज की टेबल पे, ओरिजिनल। हम जामिन है इसके, ये लड़की ऐसी नहीं है, इसकी फैमिली ऐसी नहीं, इसका घराना ऐसा नहीं है। CI इंचार्ज ने मुझे जब FIR काटी है ना, उसने मुझे सिर्फ एक बात बोली, कह रहे कुछ भी नहीं बोलूंगा, मुझे पता है तुम्हें कोर्ट कानून पुलिस किसी का कुछ नहीं पता। मैं तुम्हें बोलूंगा तुम बकरी हो, शेर को बाहर निकालने के लिए बकरी को आगे खड़ा किया था, बस मैं तुम्हें ये बोलूंगा। वो ये लाइन एक मैं आज तक नहीं भूली हूँ। अब जब मैं इतना ज्यादा 5 साल जेल में रह चुकी हूँ तो मुझे पता चला कि बकरी का क्या मतलब है, शेर का क्या मतलब है, और इन सब चीज का क्या मतलब है। मैंने बोला जज को, मैंने खुद अपना मोबाइल दिया जज को, मैंने दिया CIA वालों को, मेरा मोबाइल देखो, उस लड़के का फोन नंबर निकले, उस लड़के की तस्वीर निकले, कौन था उसके वो घर लड़का? का कोई भी बंदे का नंबर निकले, मैं खुशी खुशी तैयार हूँ सब चीज करने के लिए। नहीं है उनके पास कोई सबूत, कोई सबूत नहीं है उनके पास। मेरी जैस की सिम बंद हुई, उसकी जगह दूसरी सिम लगाई गई यूफोन की। वो यूफोन का जो नंबर है ना, वो बन्नू में कोई आदमी रहता है, उसका नंबर है, वो मेरे मोबाइल में लगाई है। वो FIR पे लिखा हुआ है, ये लड़की का ये नंबर है, ये हुआ है। कहाँ पर FIR कटी है? मीरपुर खास के ताल्लुका थाने में। वो निक्के से शहर में जाकर, कराची में कटवाते ना, क्योंकि वो लड़का इंक्वायरी यहाँ वहाँ का था। करवाते ना। नहीं, कोई भी चीज यहाँ के किसी पुलिस वाले को, थाने वाले को, किसी को नहीं दे रहे। यहाँ से जो बंदा जा रहा है उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। 2 महीने तक मुझे ऐसे छुपा के रखा उन्होंने। मेरे घर वाले समझे मैं मर गई हूँ, मुझे रियल में किसी ने अगवा किया है, मेरे साथ कोई गलत किया है, या मुझे बेच दिया है, या मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है मैं मर गई हूँ। मेरी मॉम मेंटल ट्रॉमा में चली गई। ओह, वो अब इसकी कंडीशन ऐसी है, वो हैंडकफ्स में रहती है। आपकी उसको अम्मी? खाना नहीं देते हम, उसको जूसेस के जरिए हम हर चीज़ देते हैं। मैंने उसको देखा नहीं है, 5 साल हो रहे हैं, मैंने एक बार उसको देखा है सिर्फ, वो भी एम्बुलेंस में। मैडम शिबा शाह की स्पेशल परमिशन पे वो आई थी यहाँ पर। मैंने एक बार देखा है, 15 मिनट के लिए सिर्फ।
मैंने उसको नहीं देखा, सिर्फ सुना है। मेरी बहनें ये भी नहीं बताती मुझे कि मेरी जो बहन है वहाँ अकेली ये सब चीज़ें झेल रही है। मेरे घर वालों ने मुझसे कभी सवाल नहीं किया कि बाजी आपने ये किया है या नहीं किया। किसी ने मुझसे कभी नहीं पूछा, क्योंकि सबको पता है मैंने कुछ नहीं किया। मेरी क्या गलती थी? एक एनआईसी देने की गलती। जज ने मेरे मुंह पे मुझे बोला, तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, तुम जाहिल हो कि तुम्हें नहीं पता ओरिजिनल एनआईसी किसी को नहीं देते। जब तुम ये कमेंट्स मुझे दे रहे हो तो तुम मुझे बरी भी कर सकते हो ना, तुमने क्यों नहीं किया मुझे बरी? वो लड़का जिसको अरेस्ट किया उन्होंने वो उसी गांव का था। उसने बोला मैंने किया है मर्डर, मैंने किया है इसको अगवा। ये कौन लड़की है मैं इसको नहीं जानता, इसको कहाँ से उठाया है मैं नहीं जानता। रिटर्न में उसने बयान दिया है, रिटर्न में बयान दिया है उसने। ये कोई छोटी बात नहीं है। मेरा केस जब हाई कोर्ट में रीओपन होगा, सबसे पहले मैं जज को बुलवा के पूछूंगी। ये मेरे राइट्स हैं, मैं उनसे पूछ सकती हूँ। मैं अब इतना कानून जान गई हूँ कि अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। मैंने 5 साल बहुत तकलीफ में गुजारे। मेरी बहनें जो मैरिड हैं, क्या उनको ताने नहीं मिलते होंगे? मिलते होंगे, सबको मिलते होंगे। ससुराल तो जीना मेरी हराम दोनों करता बहनों होगा। ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। मेरी छोटी वाली बहन बीबीए कर रही थी, मेरी दूसरी बहन पैथोलॉजिस्ट बन रही थी। ये छोटी डिग्रियां नहीं है, ये बहुत बड़ी डिग्रियां हैं। 3 साल है मेरी बहन कमरे से बाहर नहीं निकली है, इस खौफ से कि कोई हमें भी नहीं पकड़ के ले जाए। ये मेरे लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। जो मेरे ऊपर बीता है, नहीं समझे कोई, नहीं समझे, झूठ समझे, लेकिन मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, मैं ये सह रही हूँ। मैं अपने घर वालों को देख 5 साल हो रहे, मैंने अपनी 3 बहनों की शक्ल नहीं देखी है। वो मिलने नहीं आती? उनके इन लॉज नहीं मिलने दे तो मैं कह दूं जाओ अपने घर से तलाक लो, हमारे घर बैठ जाओ, सिर्फ मेरे लिए? और अम्मी की नहीं वो ना, सिचुएशन नहीं है कि वो आ सके। वो आ सके। वो मुझसे किसी पेपर पे साइन नहीं करवा सकते। उन्होंने मुझे मेंटल टॉर्चर दिया। उन्होंने मुझे जिस थाने में रखा, मैं तो समझो वही जेल है। मैंने कहा अंकल आपने मुझे जेल में क्यों डाला? मुझे ये भी नहीं पता कि जो सामने कुर्सी पे बैठे इसको जज कहना है। मैं उनको बोल रही हूँ अंकल मुझे नहीं पता ये क्या हो। उन्होंने बोला आप इसको अंकल नहीं कह सकती। मैंने कहा प्रिंसिपल साहब मुझे नहीं कहना, मुझे नहीं पता ये। उन्होंने कहा ये प्रिंसिपल नहीं है। वो रीडर मुझ पे चीखता है ये प्रिंसिपल नहीं है, तो ये कौन है मुझे तो बताओ। ये जज है, इसको जज बोलो। जज साहब मैंने ये नहीं किया, ये झूठ बोल रहे हैं अंकल, ये झूठ बोल रहे हैं, ये तुम्हारे अंकल नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता कि ये जो आदमी सामने खड़ा है इसके 4 फूल लगे हैं, ये कौन है? कौन है? ये जो जिसके फूल नहीं लगे फिर भी ये गन लेके खड़ा है, ये कौन है? कोर्ट में मुझे ये बताया गया कि कस्टडी वाली के साथ साथ रहना है। अगर तुम कस्टडी वाली के साथ नहीं रहोगे, कस्टडी वाली को जज डांटेगा, उसकी नौकरी चली जाएगी। मैं कस्टडी वाली को बोलती थी बहन मेरा हाथ पकड़ लो, तुम्हारे को डांट पड़ जाएगी, फिर मुझे नहीं बोलना, मेरा हाथ पकड़ के चलो, मुझे ऐसे नहीं लेके जाओ। वो जो भाई बैठे थे सामने, उन्होंने बोला मैं आईजी सिंध हूँ। मुझे नहीं पता वो कौन है। कह रहे तुम टीवी नहीं देखती हूँ। मैंने बोला मेरे घर में टीवी नहीं है, मैं कहाँ से देखूं टीवी? आपका घर कहाँ है? कहाँ पे आपका? मलीर में। मलीर में। तो आपके केस के दौरान, आई एम वेरी सॉरी, आपकी अम्मी का सुन के मुझे बड़ा दुख हुआ कि वो शौक की वजह से, एक तो वो जी। इद्दत में थी और फिर वो ये शौक हुआ। उसमें जिस डॉक्टर ने आपको रिफर किया था वो वो बेचारा कहाँ बयान है? देने भी आए थे। वो इतने अच्छे, वो मीरपुर खास बयान देने भी आए थे। जज ने नहीं माना। मेरे बिहाफ पे जो 25 ओरिजिनल एनआईसी जमा थे वो सब कोर्ट के बाहर खड़े थे। हमसे तो पूछे, हमने ये भी एप्लीकेशन लगाई आप हमारे घर जाके देखो भाई, हम ऐसे है ही नहीं, हम इनको नहीं जानते। ऊपर से वो सिंधी 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 सिंधी, सब कोर्ट में सिंधी में बात करते हैं। मैंने ये भी एप्लीकेशन लगाई, जब मुझे लैंग्वेज नहीं समझ में आती मुझे कैसे पता चलेगा कि ये क्या बात कर रहे हैं? लॉयर सिंधी में वो करते हैं सब word? सिंधी में बात करते हैं आपस में। क्योंकि जब मैं बोलती थी अंकल मुझे आपसे बात करनी है, फिर वो आपस में सब बात करते थे, तो वो बोलते थे कि अंकल नहीं बोलना है। मैंने बोला मैं भूल जाती हूँ कि इनको जज बोलना है। मैं ऐसी कंडीशन में नहीं थी। मुझे थाने में इन्होंने रखा, मुझे जहाँ बिठाया वो वहाँ वॉशरूम नहीं था, डोर भी नहीं था उस जगह पे। वो बोलते थे हम खड़े हमारे सामने जाओ वॉशरूम में।
मैंने कहा मैं जाऊंगी नहीं, मैं खाना ही नहीं खाऊंगी तो मैं जाऊंगी भी नहीं। ये तो ह्यूमन राइट्स के मैं खिलाफ ऐसे है। ऐसे करके बैठी रहती थी, वो मुझे स्टिक मारते थे, वो मुझे स्टिक मारते थे कि ऐसे बैठी रहेगी इसकी हड्डियां जुड़ जाएंगी, इसको ऐसे नहीं बिठाना है। मैं ऐसे उकड़ू बैठी रहती थी, सुबह शाम बैठी रहती थी। उन्होंने मुझे स्टिक से मार मार के मेरी बैग की, मुझे नहीं पता मेरी शर्ट कब फट गई, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पता। मुझे कोर्ट जब ले जाएगा, वो औरत ने मुझे बोला, ये प्रिजन में आपको मारा गया? जब मेरे ऊपर एफआईआर नहीं बन रही थी, मेरे ऊपर कोई एविडेंस नहीं था, वो ऐसे चुप थक गया था मुझे वो करते करते कि ये किसी तरीके से मान ले। उसके ऊपर इतना प्रेशर था, वो जो आदमी जिसका भाई मरा था वो रोज आता था, रोज आता था। वो उनको बोलता था इसको बोलो कि ये पेपर साइन कर ले, बस मुझे केस फाइनल करवा के दो, मुझे केस फाइनल करवा के दो। जिसका भाई मरा तो वो लोग ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, स्ट्रांग है, आप ये कह रही पॉलिटिकली, आप वो कह रही हैं कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो उन्होंने आपको क्यों फ्रेम किया? क्योंकि उन्हें कोई लड़की चाहिए थी, मैं आपको बता तो रही हूँ। कोई उन्हें भी लड़की चाहिए थी, कोई भी चाहिए थी उन्हें। और गोल क्या था? लड़की क्यों चाहिए थी इसलिए उनको? कि उनको अपने भाई का मर्डर करवाना था। जो वो वडेरे होते हैं, जो अपनी जायदाद के पीछे होते हैं, उसके फादर ने 4 बेटों में चारों की जायदादें बांट दी। ये मुझे केस के दौरान सारी चीजें पता चल रही हैं। मेरे लॉयर ने मुझे बहुत मदद की। चारों में से एक का मर्डर वो रोड एक्सीडेंट में पहले करवा चुके हैं, दूसरे का ये था, और इसमें ये मर्डर नहीं हुआ, ये अगवा करके मर्डर हुआ। तो वो जाहिर सी बात है किसी ने तो किया है, किसी ने तो किया है, किसी ने तो किया है। किसका डालना है उनको नहीं पता। उसके बाप ने बोला मैं लिखत में देने को तैयार हूँ, इस बच्ची ने कभी चीटी भी नहीं मारी होगी, मैं लिखत में देने को तैयार हूँ। मेरे लॉयर ने बोला ठीक है, उसने लिखत में दिया। उसके बेटे ने मेंटली उसको इल करके वो एप्लीकेशन लगा दिए, मेडिकल उसका कि लगा दिया बाप मेंटली कि इल बाप है, मेंटली इल है, तो बेटे के सदमे से ये हाँ। कुछ भी बोल रहा है, इसको कुछ नहीं पता। एफआईआर में लिखा है 23 साल का लड़का है, अनमैरिड है, कॉलेज गोइंग है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है 45 इयर्स का मर्द, मैरिड है, 2 बच्चों का बाप है। तो पोस्टमार्टम में जब ये लिखा है तो किसने प्रूफ किया कि यही तुम्हारा भाई था? बोल रहे हैं 5 दिन हुए लड़का मरा है, 5 दिन के बाद उसे नदी में फेंका गया है, उसके भी 5 दिन बाद वो निकाला और गया है। मर्डर कैसे किए? बोले नदी में फेंका है उसको, किडनैप करके उसको नदी में फेंक दिया। 5 दिन पानी के अंदर रहा है, एधी वालों ने निकाला है, लावारिस लाश समझ के उसको दफना दिया है। टोटल 12 दिन बाद कब्र कुशाई करके वापस निकाला है। फिर भी उन्होंने पहचान लिया कि ये हमारा ही भाई है। वाओ। ये सब चीजें मेरे केस में सब कुछ है। तो मैं सबर से बैठी आपका ये जो हूँ, ऑफिस था जहाँ पे आपने थीसिस, वो सील हो लोग गया, वहां के लोग भाग गए। उसका चौकीदार और उसका जो 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 हस्बैंड वाइफ का जो ड्राइवर था वो बैठे हैं केस में। वो भी चौकीदार और हस्बैंड वाइफ, इतने इतने से छोटे छोटे 2 बच्चे हैं उनके। वो कह रहे भाई हम भी नहीं जानते कि तुम कौन हो और हम कौन है। इतनी ज्यादा उन्होंने सब चीज की है। मेरे केस में 6 लोग फरार हैं। तो कोई और एविडेंस नहीं कोर्ट में रिप्रेजेंट किया गया? जैसे सीसीटीवी इमेजेस होती है जब आप, सीसीटीवी फुटेज दिखाई, हाँ, 9 बार चली। जज ने पूरी सर से पैर तक कोशिश कर ली कि जो आदमी फ्रंट सीट पे बैठा है वो औरत बन जाए, शायद कोई बोल दे कि ये औरत है। लेकिन कैसे बोलेंगे जब वो मर्दाना कपड़ों में बैठा है, उसका फेस नजर आ रहा है, उसकी मूंछें नजर आ रही हैं, तो कोई क्यों बोलेगा ये औरत है? उसने अकेले ने नहीं देखी, उसने पूरे कोर्ट को दिखाई है ऐसे, पूरी स्क्रीन पलट के। 9 बार चली है। और वो किसी की मर्द था? सीसीटीवी फुटेज 9 बार नहीं चलती। एटीसी कोर्ट में ओके। मेरी चली है 9 बार। और आप कि शायद कोई एक खड़ा होके बोल दे कि यही औरत है। और जिस टाइम पे आई विटनेस का बयान चला, मेरे साथ जो पुलिस वाली खड़ी थी ना, आई विटनेस ने बोला ये लड़की थी गाड़ी के अंदर। पुलिस वाली को बोला कि ये लड़की थी गाड़ी में। पुलिस वाली जी, थी गाड़ी में जो आपके नाम की कोर्ट गाड़ी? कस्टडी की पुलिस वाली थी, उसको ये भी नहीं पता था कि हम दोनों में से केस किसके ऊपर चल रहा है। वो आई विटनेस फेक था। वो बोला हो गया उसका कि बस जाके तुमने लड़की पे पॉइंट करना है। कौन सी लड़की पे? ये नहीं पता था उसका, बिकॉज आप लोग तो ऐसे कपड़ों में होते हो
नहीं, या मैं प्रॉपर बुरके में, अबाए में। वो हाँ लड़की, वो पुलिस वाली भी अबाए में थी, मैं भी अबाए में थी। ओके, तो उसने भी हिजाब किया हुआ था, मैंने भी किया हुआ पता था। ही नहीं था कि कौन सी। कौन सी वाली है? आई विटनेस है ना, वो तो दूर से पहचान जाएगा। आई विटनेस को कैसे नहीं पता कि मैं नहीं हूँ, वो है। उसने, जज ने 2 बार पूछा उससे कि हम्म तुम सही से बताओ, यही लड़की है? हम्म तो जो मेरे मुद्दई का वकील था, उसने बोला जज तुमसे कुछ पूछ रहा है, इसका मतलब है कि वो आपको पॉइंट आउट करा रहा है कि आप कुछ गलती कर रहे हो। वो बंदा कंफ्यूज हुआ, उसके बाद उसने बोला नहीं, ये लड़की नहीं थी, ये थी। आपको लग रहा है फिर भी जज ने उसका बयान एक्सेप्ट किया है, उसके बयान को रिजेक्ट नहीं किया, जबकि कानूनी तौर पे वो बयान रिजेक्ट हो गया, तो आप क्योंकि वो अज्यूम कर रहा था, लेकिन एक्सेप्ट किया। क्यों? क्यों किया एक्सेप्ट? तो ये पहले से आपके खिलाफ एक चीज जी, डिसाइडेड पूरी थी? सब चीज डिसाइड था, सब कुछ प्लान था। उनको कोई चीज ऐसी नहीं थी, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं करना था। सबके आपकी लॉयर्स गलती अलग ये है खड़े कि थे। आपने अपना ओरिजिनल एनआईसी एनआईसी दिया, दिया बस ये और गलती। फोन जमा किया। फोन तो मैंने खुद ही, उसने तो बोला जमा कराओ, फोन मैंने उसको जमा कराया, लेकिन वो जो मैंने तो जज को फोन दिया है ना, मैं तो दे रही हूँ ना फोन जज को। मैं तो बोल रही हूँ मेरे नाम पे जो सिम है ना, उस पे बताओ किसका नंबर है। मेरे नाम पे जो सिम है, वो बन्नू वाले आदमी के नाम पे सिम है, वो मेरे चाचा का बेटा नहीं है। उसके नाम के मुझे नहीं पता उसके नंबर पे कौन कौन है। जिस आदमी ने बोला कि मैंने मारा है, मैंने मारा है, उस आदमी की वीडियो रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग, सब कुछ है, सब कुछ तो है। फिर ये रीओपन क्यों नहीं कर रहे? इसलिए कि अब रीओपन करेंगे तो जज ने ये बोला है कि सबसे पहले तो मेरी कुर्सी जाएगी। आपका और एक और चीज जो आपको छोटी सी बताऊं, आपने बोला पूरा कोर्ट गलत नहीं हो सकता। मैं आपको एक और ये बात बताऊं, पूरे एटीसी कोर्ट में एक ही जज था। आपको लगता है कि इस पूरे डिसीजन में जज इन्वॉल्व है? जी बिल्कुल है। कि उसके भाइयों ने, बिकॉज जायदाद का मामला है ना, जितने कम लोग होंगे उतना ज़्यादा वो मिलेगा उनको, हिस्सा मिलेगा। एक आपने बोला ऑलरेडी रोड एक्सीडेंट में मर चुका है, 4 भाई थे, एक ऐसा, तो अब बचे 2। तो आपको लगता है कि रिश्तेदारी में, इन्फ्लुएंस में जज इन्वॉल्व था? जज बिल्कुल इन्वॉल्व था, है। और ये मैं बात प्रूफ कर सकती हूँ, क्योंकि दौरान कोर्ट जब हमारे केस चल रहे थे, उसी टाइम पे जज के बेटे की शादी थी। तो उस लड़के के फार्म हाउस पे, वो जो लड़कों की शादी से पहले पार्टी होती है, मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं, बैचलर पार्टी? वो सब चीज, वो उस मुद्दई, मेरे मुद्दई के फार्म हाउस पे उस जज के बेटे की हुई। वो क्या इतना ज्यादा क्लोज था उनसे? तो ठीक है, फिर तो दोस्ती के टर्म्स होंगे। बाहर के, ठीक है, वो कह रहे हैं कि कोर्ट में हम अलग हैं, बाहर अलग। फिर कैसे बाहर अलग हो गए? कम से कम ये चीज तो मुझे बताए ना। आप उसकी शादियां वो कर रहे हैं, आप उसकी हर चीज में उसको सपोर्ट कर रहे हैं, आप उसको बता रहे हैं। जब वो बोल रहे हैं, जब तारीख हो रही है, जब वो नहीं आ रहा तो उसके उस दिन हमें तारीख मिलेगी, क्यों? तो आपने ये बात यहाँ कराची के कोर्ट में प्रेजेंट की, फाइल बना कर, आई एम रॉन्गली अक्यूज्ड, ये सारे एविडेंसेस आप प्लांटेड, या आपने अपने लॉयर को बोला कि यहाँ पे जो जुडिशल सिस्टम है, वो तो देखिए मीरपुर का केस है, राइट, तो वहाँ पे ये जुडिशल हुआ है। यहाँ पे जो जुडिशल सिस्टम्स है जो सिंध में है, आई एम श्योर यहाँ पे एक से एक जस्टिस दे सकते हैं आपको। ठीक है, मैं समझ गई 5 आपकी साल बात। से आप हैं तो मुझे पता आपने, है आपको कोई इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है। मैं आपको ये बात बता दूं, जिस डिस्ट्रिक्ट में केस चलता है ना, उसी डिस्ट्रिक्ट में बाकी फैसले भी होते हैं। अब हमारे मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट में हाई कोर्ट बन गया है, तो मेरा केस मीरपुर खास में था, तो मेरा हाई कोर्ट मीरपुर खास में ही केस चलेगा। और मेरा केस है मतलब वो एटीसी, इधर नहीं आ नहीं सकता? आ सकता, आई सी, आई डोंट नो। ट्रांसफर नहीं होगा। दूसरी चीज, एटीसी के कॉन्विक्ट प्रिजनर को और ज्यादा जुल्म ये है, उनको रिमिशंस नहीं लगती। आपका एंटी टेररिज्म वो जी केस लगा हुआ जी, है? एंटी टेररिज्म इसलिए लगा है कि अगवा प्लस मर्डर दोनों एंटी टेररिज्म में आते हैं। और इकरारुल हसन ने भी आपके केस, जी बिल्कुल, आपका एक पूरा शो जी किया, बिल्कुल, उन्होंने क्योंकि मेरी बहन बाकायदा ने से एक रोड शो किया। वुमेन राइट्स वालों को भी एप्लीकेशन दी, बिलावल हाउस में एप्लीकेशन दी, हर जगह दिए, क्योंकि 2 महीने तक मेरा कुछ पता नहीं चल रहा था। और जब मेंटल ट्रॉमा से मैं जेल में पहुंची हूँ, तो मैं बिल्कुल ऐसी थी कि मैं इतनी सी स्पॉटिंग वाली रोशनी से भी डरती थी। और रात के 3-4 बजे जब सारे आते थे ना, गोल 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 मेरे इर्द गिर्द घूमते थे, तो मोबाइल की जो जेल रोशनी में? होती है ना थाने में, थाने में? वो मुझे ऐसे ऐसे करते थे। क्यों? क्योंकि मैं
वही बता रही हूँ ना कि कि मेरा साइन कर लो, कन्फेशन दे दो। जी उन्होंने रिमांड की, आपको रिमांड रिमांड पे रखा? रिमांड पर उन्होंने मुझे नहीं रखा। उन्होंने मुझे 2 दिसंबर को उठाया। उन्होंने शो कराया जज को कि हमने इसे 11 तारीख को उठाया है। 11 तारीख को उठाया, 12 दिसंबर को मुझे कोर्ट में पेश किया। फिर उसके बाद 15 दिन का रिमांड लिया। 24 दिसंबर को मुझे कोर्ट कस्टडी किया गया। रिमांड में क्या क्या किया आपके साथ? रिमांड में मुझे कुछ भी नहीं किया। रिमांड जब लिया है जज के सामने पेश किया, उस टाइम पे मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी, क्योंकि जो 10 दिन 2 दिसंबर से 10 दिसंबर तक जो मेरे साथ उन्होंने टॉर्चर किया, उसके बाद मैं बस ऐसी टॉर्चर में थी। क्या किया, यही पूछ। मैं वही तो आपको बता रही हूँ कि मुझे स्टिक से मारते थे और मुझे ऐसे राउंड राउंड मेरे इर्द गिर्द करते थे, मुझे डराने की कोशिश करते थे। जाहिर सी बात है, मैं लड़की हूँ, इतने सारे आदमी गोल गोल घूमेंगे, मैं तो डरूंगी ना। जाहिर सी बात है। फिर मोबाइल की टॉर्च से मुझे ऐसे पूरा ऐसे से मुझे पॉइंट आउट करते थे, उससे मुझे डर लगता था। तो मैं नहीं हिलती थी, नहीं मैं जाती थी, नहीं मैं कुछ कर। लास्ट में उन्होंने बस ये बोला, आई डोंट नो वो कौन आदमी था या पता नहीं। उन्होंने कहा ये जो तुम्हारे साथ, हम तुम्हारे भाई को लाए, जो कि मेरे तायाबू के बेटे थे, उनको लाए। ये जो चीखें तुम सुन रही हो ना, ये उसकी हैं। वो मर जाएगा अगर तुम नहीं बोलोगी। हम तुम्हें तो नहीं हाथ लगा सकते, लेकिन हम इसको मार सकते तुम्हारे गुस्से में। फिर मैंने तब भी नहीं बोला। वो जो आदमी जिसने मुझे इंट्रोड्यूस कराया कि मैं आईजी सिंध हूँ, तुम पे एटीसी का कोर्ट चार्ज लगा रहे हैं, हम तुम्हारे साथ हम ये करने वाले वो करने वाले, मैं उसको ऐसे देख। मैंने अपने, भले वो मेरे सगे भाई नहीं, मेरे ताबू के बेटे, मैंने अपने भाई को ना नंगे पैर कभी नहीं देखा। मेरे भाई के पर शर्ट नहीं थी, हैंडकफ्स लगे हुए थे। वो मेरे आगे उकड़ू बिठाया मेरे आगे, उसको वहां पर वो इतना मोटा डंडा, उससे उसको मारते हैं, ये मर जाएगा, अभी भी तुम नहीं बोलोगी तो ये मर जाएगा। तो मैंने बोला कि बोलना क्या है, बस ये बता, इसको हाथ नहीं लगा। मतलब ब्लैकमेल करके उसने मुझे कन्फेशन बोला, लिया। मेरे भाई ने, मेरी बेटी किसी चीज पे साइन नहीं करना, ये तुम्हें कुछ नहीं कर सकते, नहीं मुझे मार सकते, तुम किसी चीज पे साइन नहीं। मैंने बोला पता नहीं है अल्लाह ताला कहाँ चले गए, मैंने अपने भाई को इस हाल में कभी नहीं देखा, मैं वो चीज नहीं भूल सकती। वो मैंने उसको पैर में बैठ के बोला कि मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मेरी वजह से तुम यहाँ पहुंचो, वो जाए घर, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने अपने भाई को, उस आदमी ने 2 पेपर रखे, मुझे नहीं पता उस हिंदी में क्या लिखा था उसमें। ये पेपर तुम्हारे भाई का है, वो जेल जाएगा, ये पेपर तुम्हारा है, तुम जेल जाओगी, तुम्हें किस पे साइन करना है? इस पे साइन करोगी तुम्हारा भाई घर जाएगा, इस पे साइन करोगी तुम्हारा भाई जेल जाएगा। मैंने बोला मैं उस पे साइन करूंगी जिससे मेरा भाई घर जाएगा। उसने बोला इस पे साइन कर। मैंने उस पे साइन कर दिया, वो ले गए मेरे भाई। मुझे नहीं पता वो ले गए कि नहीं ले गए, मुझे ये भी नहीं पता वो गया कहाँ। मुझे आके बोला, तुम्हारे भाई ने बोला जिंदगी भर हमें शक्ल नहीं दिखाना, हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया है, तुमने जेल देख लिए, तुमने ऐसे लोगों से हमें मिलवा दिया है, हम तुमसे कभी भी ताल्लुक नहीं रखेंगे, तुम मर गई है हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए मर गए। उसके बाद मैंने बोला, मैं पहले सोची ऐसे नहीं भाई बोल सकते, फिर मैंने बोला हो सकता है बोल सकते हैं, जाहिर सी बात है मैंने ऐसे किया, जाहिर सी बात है मैं जेल आ गई हूँ, मैंने इतनी बुरी हरकत कर दी। कोई लड़की जेल आ जाए तो सब मर जाते हैं, मैं इस उसमें चली गई। मैंने ये सोचा ही नहीं कि ये इसका प्लान है, ये मुझे और मेंटली डैमेज कर रहा है। अब उसने बोला मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने उसको बोला तुम क्या करोगे मेरे साथ? बोले मैं कुछ नहीं करूँगा तुम्हें, तुम मेरी बेटी हो, मेरी बहन हो, तुम बस सुबह कोर्ट चलोगी, जज तुमसे कुछ भी नहीं पूछेगा, बस तुम गर्दन हिलाना। मैंने बोला सही है। मैं गई हूँ कोर्ट, उसने कहा क्या ये तुमने खुद साइन किया है? मैंने बोला हाँ। तुमने ही साइन किया है? मैंने बोला हाँ। तुम्हारा साइन है? हाँ। तो आपने जज को नहीं बताया कि मैंने किस सिचुएशन में साइन किया है? उसने बोला ना अब तुम कुछ नहीं करना, बस अब तुम भी घर जाओगी। मुझे क्या पता कि वो झूठ क्या कह बोला? रहा है। झूठ बोला। जब मुझे उसने जेल कस्टडी किया, मैं जेल आई, 2 महीने बाद मेरी बहन आई है मुझसे मिलने। मेरे सेशंस चल रहे थे, मुझे पुलिस वाली लेके गई, तुम चलो तुम्हें। मैं अपनी बहन को नहीं पहचानी। आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया? क्योंकि मैं बिल्कुल ही उसमें सदमे में चली Mentally गई ना, unstable? मुझे पता ही नहीं हुआ क्या है ये मेरे साथ। ट्रॉमा ना, शॉक लगा बिल्कुल आपको? शॉक जो लगा वो
वो मुझे बार बार ये बोलती थी, जैसे ही पुलिस वाली कोई भी मैं वर्दी वाली को देखती थी ना, मैं चरपाई के नीचे घुस जाती थी, मैं चीखें मारना शुरू कर देती थी। मैं बोलती थी ये मेरे पास नहीं है। तो इसकी आपको कोई साइकोलॉजिकल यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट दे रहे हैं? अभी तो नहीं, जब दे रहे थे, जब मैं आई थी, नहीं नहीं। अभी आपकी क्या उम्र है वैसे? 29। 29। तो अभी आपके क्या है सूरत हाल अंदर में, क्या क्या है? अब जब मैडम ने मुझे देखा, मेरे ऊपर केस हो गया, केस चलते चलते जब मुझे इतनी सारी चीज़ें पता चल गई, मैं पूरी अपने आप को समझ गई कि उज़मा अब तुमने अब खुद ही खुद एक लड़ाई वकील करनी हैं, है, आपको सब कुछ ही पता है। खुद लड़ाई करनी है, अब किसी से भी नहीं बोलना है कुछ भी, अब छोड़ दो। मेरी बहन ने भी बोला जो तुम बोलोगे वही करेंगे। मैंने कहा कोर्ट में लॉयर भी मैं खुद देखूंगी, केस भी मैं खुद देखूंगी, बस तुम लोगों ने पहुंचना है, जब मैं बोलूं कोर्ट पहुंच जाना। कोर्ट का है मीरपुर खास, कराची से मीरपुर खास जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट। मैडम शीबा साहिबा जो हैं, उन्होंने मुझे जब यहाँ पर देखा, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। मैडम शीबा यहाँ पे कौन है? DIG है हमारी। DIG है, ओके। उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने 4 महीने तक मुझे ऑब्जर्वेशन में रखा कि उज़मा अब बिल्कुल नॉर्मल है, केस से निकल चुकी है, इन सब चीज़ों से निकल चुकी है। फिर उन्होंने मुझे इस तरफ लाने की कोशिश की कि उज़मा जो होना था ना हो गया। अब उन्होंने आगे मुझे क्या? बोला कि अब आगे क्या करना है अब तुम आगे बताओ। क्या? मैंने बोला अब मैंने लड़ना है। मेरे साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो गई, मैंने बहुत लकीर पीट ली, माथा फोड़ लिया, कुछ भी नहीं हुआ। इंसाफ के चक्कर में, पाकिस्तान जिंदाबाद के चक्कर में मुझे कुछ भी नहीं मिला। अब मुझे खुद ही लड़ाई करनी है। फिर मैडम शीबा साहिबा ने मुझे बोला ठीक है मैं तुम्हें ट्रेन करती हूँ, तुम करो। उन्होंने मुझे यहाँ पर थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देनी शुरू की। जजेस आएंगे, जो भी जज आएगा तुम ही डील करोगी जज को, तुम ही देखोगी जज क्या बोल रहा है, किस कैदी के बारे में बोल रहा है, क्या कहना है उसको, क्या नहीं कहना है, सब चीज़ तुम देखोगी। ठीक है मैडम, वो कैसे देखनी है? जज मैडम ने बताया ये चीज़ देखनी है, तुम्हारे पास लिस्ट होंगी, तुम्हारे पास केस डिटेल होंगी, तुम्हारे पास हर चीज़ होगी। तो आप दूसरे कैदियों की जी पेपर वर्क वगैरह आप जी, वो मैंने आप शुरू की वो। एडमिनिस्ट्रेशन आप जी, संभाल रही हैं? वहाँ से शुरू की। फिर मुझे मेडिकल में डाला, मेडिकल के डॉक्टर्स जितने होंगे, फिर उसके बाद स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स जो भी करेंगे हम, फिर उसके बाद जिम एरिया, हर चीज़ का मैडम ने मुझे देना शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता। अब ये है कि पूरी जेल की मैं मुंशी हूँ। मुंशी मतलब अकाउंटेंट? मुंशी मतलब प्रिंसिपल कैदियों का, प्रिंसिपल, अच्छा अच्छा, कैदियों ओके। का। और मुझे रिपोर्ट मैडम शीबा शाह साहिबा को करनी होती है। कैदी को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी इश्यूज होते हैं उनके फैमिली में, पर्सनली भी कोई होते हैं, जैसे कोई आके उनको टॉर्चर कर रहा है, मुलाकात पे आते हैं, टॉर्चर करके जाते हैं, कबूलदारी कर लो, ऐसे कर लो, हर चीज़ मैडम को बतानी होती है। कोई मेंटली डिस्टर्बिंग में जा रहा है, आगे जाके वो साइकोपैथ बन जाएगा, उसको भी मैडम को बताना होता है। उसके अलावा कोई जैसे क्रिमिनल्स आते हैं, वो अपनी बताते हैं यार बहुत ऐसे मज़े हैं, तुम लोग आ जाओ, हम तुम लोग निकलो बाहर, मैं ज़मानत करवाती हूँ, तुम लोग चलना। ऐसी चीज़ें मैडम को बतानी पड़ती है। मैडम मतलब अंदर में मुझे एक सवाल पूछना है कि आपकी आपकी जो पढ़ाई है साइकोलॉजिस्ट, आप उसको परसू करेंगी? जी बिल्कुल। आप कर रही हैं? जी कर रही हूँ। ठीक है। यहाँ पर सेशन देने के लिए डॉक्टर शफक भी आती है, मैडम शीबा शाह की, उससे, वो थेरेपिस्ट है हमारी, वो सबको करती हैं। तो उनके लिए जब मेरे पास कोई सिवियर हो जाता है बहुत ज़्यादा, मैं उनको फ़ौरन से मैडम शीबा की नॉलेज में देकर उनको प्रेफर करती हूँ कि ये डॉक्टर, ये आप पहले इसको देखें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है ना ट्रॉमा में जा रही है, ये अभी बहुत ज़्यादा वो, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर आते हैं वही मेरी वाली कंडीशन आके समझते दुनिया ख़त्म हो गई, जिंदगी ख़त्म हो गई, इज्जत लेकिन चली गई, आप तो खैर फिर अब भी मर जाएं बस और कुछ आप नहीं करें। आपने नहीं किया, आपको रॉन्गफुली कन्विक्ट किया है, लेकिन सब तो यहाँ पे वो मासूम नहीं है ना? नहीं नहीं, सब नहीं होते, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, सब हाँ, होते, जिन मैंने लोगों ऐसा ने नहीं बोला। किया कुछ मतलब मोस्ट मेजोरिटी है, उन्होंने क्राइम बाकायदा किया होगा। जी बिल्कुल। और वो ऐसे भी मतलब उनके अंदर कोई रिमोर्स, कोई अफसोस नहीं होता कि हमने कोई क्राइम किया है। यहाँ पे जैसे आप कहती हैं फैसिलिटीज बहुत है। सर से बात हो रही थी कि वो बाकायदा से एक मॉन्टेसरी है जी बिल्कुल, कि वो प्रेग्नेंट मॉम्स होती हैं तो 6 साल तक यहाँ पे उनके रह बच्चे सकते रहते हैं। यहाँ पे मॉन्टेसरी है, जिम है आप कह रही हैं औरतों के लिए, जी और क्या क्या है? जिम है, और स्पोर्ट्स एरिया है हमारा, और प्रे एरिया है, और जो है बड़ों के लिए भी अच्छा, स्कूल और है। सब घर के कपड़ों में? मुझे लगता था यूनिफॉर्म होगा। नहीं नहीं, ये इसको समझ लें आप हॉस्टल जैसे है। मैडम शीबा ने ना कभी भी इसको जेल नहीं बनाया है।
सब वो आराम से पुलिस घूम रहे वाले हैं, सब ऐसे हैं जैसे हमारी बहनें और अम्मियाँ। बहुत फ्रेंडली हाँ, और वो ऐसे नहीं रखते कि हम आए हैं तो तुम लोग खड़े हो जाओ, ऐसे नहीं हम्म, करो, वैसे ऐसा कुछ नहीं होता। सब ऐसे ही रहते हैं जैसे हॉस्टल की तरह। इस वजह से हम लोग उन पे ट्रस्ट करते हैं, तो हम फिर अपनी कोई मतलब हमें कोई कुछ भी होता है हम उनसे ही शेयर करते हैं, क्योंकि हमारी अम्मी बहन अब्बू भाई दोस्त सब कुछ वही है अभी फिलहाल। लेकिन अम्मी को तो मिस करती होंगी ना, बहुत अम्मी और ज्यादा क्यों बहनों नहीं को। करते, अम्मी को बहनों को गिल्ट भी होता है कि मेरी वजह से कितनी सारी तकलीफें मेरे घर वालों ने बर्दाश्त की हैं, जबकि मैं ये बोलती हूँ कसूर कुछ नहीं था, लेकिन शायद मेरा नसीब था यहाँ आना। मैं बार बार मैडम शिवा से पूछती हूँ मैं क्यों आई हूँ यहाँ पर, मुझ में क्यों हूँ यहाँ पर, आप मुझे बताएं मैंने क्या किया है जो मैं यहाँ हूँ। जी तुम दूसरों को ना सिखाने के लिए हो यहाँ पर, तुम तालीम देने के लिए हो यहाँ पर। वो मुझे कभी ये नहीं बोलती कि कुसुमा तुम चलो कोई नहीं गलती हो गई अल्लाह माफ करे, वो मुझे नहीं, वो कहती तुम ना सबको सिखाती हो ना इसलिए हो तुम यहाँ, सबकी वो मदद करती हो हौसला इसलिए हो देती हैं तुम यहाँ। आपको, वो हौसला वो देती मुझे हैं। हौसला ही देती, वो मुझे हमेशा मोटिवेट करती। मेरे केस पे अभी तक जितना काम हुआ है मैंने मैडम शिबा की नॉलेज में दे के उनसे मशवरा लेके तब तक किया है। आप मेरे जज ने भी मुझे अभी मेरी बहन को मतलब एक कहते हैं ना थर्ड पर्सन बीच में इन्वॉल्व हो उसके जरिए कि आप रीओपन करवाएं केस को। आपकी जो अभी कैद हुई है 57 ईयर्स जी है, तो उसमें से आपने 5 साल गुजार लिए हैं। जी तो अगर आपका केस एक वर्डिक्ट पे पहुंचता है, तो आपको क्या लगता है, आपको वो बरी हो जाएंगी आप, मैं या 100% बरी होंगी क्योंकि मेरा केस ही ऐसा है। तो एक आपका केस बहुत ज्यादा मीडिया में भी हाईलाइट हुआ हाँ होगा, बहुत हुआ है तो उससे बहुत। कोई इन्फ्लुएंस नहीं पड़ा? इकरार ने भी आपका शो की हम मतलब इकरार क्योंकि वो जो मेरी अगेंस्ट पार्टी है ना वो बहुत ज्यादा ही पॉलिटिकल वो है। और अभी कनेक्टेड। तो वो जो है ना अभी उनके पास टिकट भी है, तो अभी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। जिस एरिया में हमारा कोर्ट है उसी एरिया का वो है, तो फिर तो अभी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन मुझे अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है, मुझे पता है कि कुछ ना कुछ होगा। मुझे होप वहाँ से मिली जब मेरे जज ने मुझे बोला कि तुम केस रीओपन करवा लो, हम्म। तुम हाई कोर्ट नहीं जाओ, तुम केस रीओपन करवाओ, तुम वापस मेरे पास आओ, मैं तुम्हें इंसाफ दूंगा। मैंने बोला अभी मुझे पता चल गया कि तुम्हारे रीओपन का चक्कर क्या है। मैंने मैडम शिबा को बोला, मैंने कहा मैडम ऐसे ऐसे बात है, क्या करना है। मैडम ने बोला सुनते जाओ, अभी तो बहुत कुछ सुनना है तुमने, सुनते जाओ, करना कुछ नहीं है, करना वही है जो तुम्हें रास्ता पता है, हम्म। बस बस अब रीओपन। किसी पे भरोसा मत करना। वो तो नहीं करती हूँ, अब तो हाँ। बिल्कुल नहीं करती हूँ। अच्छा, अभी की जो तुम्हारी लाइफ है प्रेजेंट में, सब आप कह रहे हो बहुत फैमिली की तरह है, दोस्त है, लेकिन सब तो दोस्त नहीं होते होंगे ना, अंदर में दुश्मनी भी होगी। दुश्मनी तो नहीं, मतलब नहीं कुछ ऐसे होती, लोग हैं जो आपको जेलसी पसंद, होती है, हाँ जेलसी, जेलसी होती दुश्मनी है। गलत वर्ड यूज कर लिया। हाँ और ये मूवीज में वो दिखाते हैं ना कि वो बाकायदा वो है, ग्रुप्स हैं, ऐसा है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ग्रुप्स कुछ भी नहीं है यहाँ पर, और ग्रुप्स हम लोग को होने ही नहीं देते क्योंकि वो लोग एक तरीके से बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं सासे कमतरी का शिकार होती हैं। कॉम्प्लेक्स? जी बिल्कुल, बहुत सारे ऐसी होती हैं जिनको मतलब कॉम्प्लेक्स किस चीज से? कॉम्प्लेक्स हर चीज का होता है, जैसे हम ज्यादा ऐसे क्यों प्यारी हो नहीं तुम? है, मैं प्यारी नहीं हूँ। मतलब कॉम्प्लेक्स किस चीज से, कि हम ये ऐसे वाली क्यों ज्यादा नहीं है, ये प्यारी इतनी है, ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों खूबसूरत है, है? इस ये जल्दी से क्लिक क्यों कर लेती है हर बात को, ये एकदम से सब चीज होल्ड कैसे कर लेती है, अच्छा। हमें क्यों नहीं आती ये चीज, हम्म। जबकि हम भी कोशिश करते हैं, हमें क्यों एकदम से नहीं। तो जेलसी तो फेस करती होंगी ना, हाँ बिकॉज लेकिन मैं अब इसको पहले थोड़ी मुश्किल लगती थी, लेकिन 1.5 साल मैडम शिवा शाह ने ट्रेनिंग दी है, तो वो आसान बात नहीं है मेरे लिए। एक मैं बोलती हूँ कि बहुत मेरे लिए प्राउड की बात है जेल में रह के भी कि मुझे डीआईजी ने ट्रेनिंग दी है खुद, कि तुम ऐसी बनो, ऐसी ही हो। अब पहले मैं ऐसी थी कि कोई मुझे देखता था तो मैं रोना शुरू कर देती थी, अब मैं उसको आई कांटेक्ट से ही वापस जवाब देती हूँ, हाँ तो तुम देख रहे हो तो क्या क्या देख क्या रहे हो ये बताओ। पहले मैं बोलती ही नहीं थी, अब तो मैं सही वाला बोलती हूँ। अब मैं जज से भी सवाल कर जाती हूँ, मैं लॉयर्स को भी फिर सही लेती हूँ। नहीं, यू सबको पता आपका है कि राइट है, आपका आप राइट जो है। है ना, मैं कहती हूँ जब इतना कानून तुम लोग पढ़ के आए हो उससे ज्यादा भी मैं अंदर सीख गई हूँ। मुझे नहीं बताओ, ये बताओ इनके लिए करोगे क्या, पैसे जितने मांग रहे हो ये देने को तैयार है, करोगे क्या ये बताओ। ये सब छोड़ दो,
मैं तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारी बहन है, हम तुम्हारी है। मैंने बोला ये सारे चोचले साइड में रख के आओ। फर्जी रिश्ते। प्रोफेशनली जब बने हो, पैसे मुंह से मांगे ना, तो अब बताओ करोगे क्या? उसमें कभी कोई, तुम तो जेल में हो, कभी कोई साइकोपैथ से बहुत मुलाकात सारे हुई है? अंदर, अब तो बहुत सारे होंगे, और तुम अंदर तो एक बहुत सारे हैं। साइकोलॉजिस्ट हो, तो मतलब लाइक यू नो कि Yes. एक साइकोपैथ, एक नार्सिसिस्टिक का ट्रेट क्या होता है, कि वो किस तरीके से खुद को बयान करते हैं। तो ऐसे लोगों को फिर कैसे डील करती हो? पूरी वो रिपोर्ट बना के उनकी टेबल पे रखती हूँ, फिर वो मुझे हाईलाइट करती हैं, तुमने ये वर्क करना है, ये सब चीज़ों से तुम दूर रहोगी बस। क्योंकि उनको पता है मुझे रहना अंदर ही है, तो मेरी भी तो सेफ्टी ज़रूरी है ना। उज़्मा, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया और अपनी जो केस के बारे में, अपनी जो स्टोरी है, इतनी डिटेल से बयान की। आई गॉट, मतलब कहीं कहीं मैं भी इमोशनल हो गई। आप एक क्या पैगाम देना चाहेंगी अपनी फैमिली को और उन लोगों के लिए जो ये आपकी ये शो देख रहे हैं, लोगों के लिए क्या मैसेज है? अपनी फैमिली को तो, उन्होंने मैं कभी मेरी होप तोड़ी नहीं है। मैं उनको भी ये बोलूँगी, एक दिन आएगा मैं आऊँगी वापस, एक दिन आएगा वो। मैं घर वापस आऊंगी। बिल्कुल, मैं घर वापस आऊँगी, और वो लोग जो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, और बस मेरी वालदा को अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती दे, क्योंकि मैं उनको वैसा छोड़ के नहीं आई थी जिस हाल में वो अब हैं। अब मैं उठते बैठते ये दुआ करती हूँ कि कोई सा रास्ता ऐसा निकल जाए जिससे जल्द अज जल्द मैं अपनी वालदा के पास पहुँचूँ, क्योंकि मैं उनको ये इस उसमें नहीं देख सकती हूँ। और बाकी सबको यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना। हाँ, मेरी गलती है कि मैंने ओरिजिनल एनआईसी दिया, ये मेरी गलती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे दुःख है, वो मेरे कोर्ट के जज के ऊपर दुःख है। उसने बोला 7 फुट का लड़का, 78 केजी का लड़का, मैंने गोद में उठा के पानी से नीचे फेंक दिया। तो मुझे ये हैरानी होती है कि मैं 5'2" हूँ। मैं 7 फुट के लड़के और 78 केजी वाले को नहीं उठा के नहीं फेंक उठा सकती, सकती है तो और उस ब्रिज की हाइट 7.2 है, तो मुझे पूरा ही उसको ऊपर से उठा के नीचे फेंकना पड़ेगा। इतना तो वो देख लेता, कि इतनी तो वो समझ लेता कि मैं बाराड़ी की या गांव देहात की लड़की नहीं हूँ, पढ़ी लिखी लड़की हूँ। इतनी तो मैं भी सेंस रखती हूँ। मुझे दुख इस बात का है कि उन्होंने ये बड़ मेजर मिस्टेक्स करके अपने आप को मेरे नज़रों में रॉन्ग कर दिया। मुझे नहीं पता वो राइट होंगे, मेरे लिए तो रॉन्ग ही हैं। मेरी पूरी लाइफ पलट गई, मेरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई, मेरी उन्होंने एक के साथ कितनी जिंदगियां तबाह कितनी की। जिंदगियां तबाह कर दी उन्होंने। तो इसलिए मेरे लिए तो वो रॉन्ग ही है। हाँ, मेरी माँ ने बस एक बात मुझे बोली थी कि कभी भी किसी को बद्दुआ नहीं देना। 5 साल हो रहे, मैंने आपने कभी उन्हें किसी को बद्दुआ नहीं बद्दुआ दी? नहीं दी। मैंने नहीं दी, कभी भी नहीं दी। मैंने हमेशा ये बोला अल्लाह उनको खुश रखे, बस। मैंने और कुछ कभी नहीं बोला। लेकिन आपको पता है, सबर बहुत बड़ी प्राइस होती है, सबर की। तो मुझे पता है सबर, मैं इसलिए तो ये बात बहुत पूरे 110% कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ, मैं ज़रूर घर जाऊंगी और वो देखेगा, मैं उसको जाके दिखाऊंगी, देखो तुमने मेरे साथ गलत किया, मेरे अल्लाह ने नहीं किया, मेरे अल्लाह ने नहीं किया, तुम कर सकते हो। मेरी माँ ने मुझे इसी चीज़ की तालीम दी है। तो कहते हैं ना, इन अल्लाह मा साबिरीन। सो उस्मा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि 5 साल आपने इतने हार्डशिप्स में गुजारे, और मैं स्पीचलेस हूँ एट दिस मोमेंट कि एक लड़की ने इतनी ज़्यादा हार्डशिप्स गुजारी, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो जो चीज़ें बयान कर रही है, हमारे जुडिशल सिस्टम ने इतना ओवर स्टेप करके एक आपने बस एक माइंड बनाया हुआ था कि बस सेंटेंस करनी है, सो करनी है, और आपने कर दी। आपकी इस सेंटेंस की वजह से इनकी ज़िंदगी तो तबाह हुई, साथ में उनके घर वालों की ज़िंदगी तबाह हो गई। लेकिन उज़्मा, तुमने हार नहीं माननी। वो तो मैंने, अब यू तो हैव मैं टू कीप उठी हूँ फाइटिंग, लड़ते रहना है। एंड जैसे कि इंशाल्लाह। तुमने कहा, एक दिन तुम ज़रूर घर जाओगी, तुम अपनी अम्मी से मिलोगी, अपनी बहनों से बिल्कुल, मिलोगी, अपने घर इंशाल्लाह वालों से इंशाल्लाह। मिलोगी। एंड आई एम थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड आई एम सो सॉरी, आई एम जस्ट मुझे पता है मैं घर जाऊंगी। ये अनफेयर है कि आप मुझे जिस वक्त सजा लग रही थी, मेरे घर से कोई नहीं था, मेरी मम्मा आईसीयू में थी। मुझे किसी ने भी नहीं बताया कि मेरी मॉम आईसीयू में है, क्योंकि मुझे सजा लग रही थी।
मेरी बहन को ये बात पता थी। जब उसने जज ने मुझे बोला तुम्हें 57 इयर्स की सजा है, मैंने उसको बोला तुम्हारा हो गया? कह रहे हाँ। मैंने बोला अब तो यहाँ तुम्हारी शक्ल देखने नहीं आना? कह रहे नहीं। मैंने बोला कस्टडी वाले को निकलो यहाँ से, निकलो, मुझे जेल लेके चलो फौरन में, अब 1 मिनट भी इस कोर्ट में खड़ी नहीं रहनी चाहिए। रीडर मेरे लिए रो रहा था, उसका गार्ड खुद मेरे लिए जूस लेके खड़ा था। मैं ये चीज़ें नहीं भूल सकती। इतने लोग थे जिन्होंने देखा मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो वो खड़े थे ना। मेरे चाचा के बेटे नहीं है मेरे लिए जूस और पानी लेके खड़े थे, लेकिन मैंने कहा बस, बस का मतलब बस। एक इंसान होके आप एक दूसरे इंसान के साथ कैसे कर सकते हैं, ये मुझे समझ नहीं आती। सिर्फ हम पैसे सबको के मर लिए। के ऊपर अल्लाह को मुंह दिखाना है, ऊपर भी एक कोर्ट है। हमारा ये प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। आज का जो एपिसोड था, एपिसोड 1 सीज़न 2 का, बहुत ही इमोशनल था। एंड उज़्मा है, आई एम श्योर उज़्मा जैसी बहुत सारी ऐसे कैदी होंगे जो रॉन्गफुली अक्यूज्ड हैं, जो इनोसेंट है, जो यहाँ पे है। और मैं उन सब के लिए एक दुआ करूँगी, या एक एक ऊपर वाले से एक दुआ ही कर सकते हैं हम कि अल्लाह उन्हें बरी करे, इंसाफ दे, और अल्लाह उन्हें अपने घर वालों से मिलवाए। और मैडम का शुक्रिया कि वो मुझे इतना आगे रखा, उन्होंने बिल्कुल, शीबा मैडम का शुक्रिया। उन क्रिमिनल्स के बीच से निकाल के मेरे माइंड को वहीं रखा जहाँ मैं हूँ। मुझे क्रिमिनल नहीं बनने दिया, ना मुझे ये सोचने दिया कि मैं अगर अंदर जाके मर जाऊं तो कोई बात नहीं। मुझे ये सोचने तक, वहाँ तक मुझे नहीं पहुँचने दिया। मुझे उससे पहले ही उन्होंने बोल दिया कि तुम यहाँ पर आई हो दूसरों को बताने के लिए कि तुम कितनी अच्छी हो और दुनिया कितनी अच्छी है। छोड़ दो ये सब चीज़ें, ये सब ज़िंदगी का हिस्सा है। तो बिल्कुल, मैं मैडम शिवा शाह को, उन्होंने जो मेरे बिग थैंक यू टू मैडम कि आपने उज़्मा को, और उज़्मा जैसी बहुत सारी प्रिजनर्स होंगी यहाँ पे, आपने उनको एक विल पावर दिया, एक अगले दिन उठने की एक होप दी आपने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। दिस इज़ मी फिरोज़ा मोहम्मद साइनिंग ऑफ।